नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है घमंडी ननद। सारिका अपने वार्ड में सो रही थी, तभी उसकी आंख खुली तो उसने सोना की टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की अस्पष्ट सी आवाज़ सुनाई दी। वह वार्डन से छुट्टी देने की विनती कर रही थी। सारिका की डिलीवरी हुए आज 8 दिन हो गए थे। अमेरिका के वाशिंगटन शहर का यह अस्पताल घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। सब कुछ ठीक ठाक हो गया था तथा नवजात शिशु और सारिका दोनों की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं अस्पताल वाले 2 दिन और क्यों रखना चाह रहे थे। सारिका की भाभी सोना के लिए घर अस्पताल दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह पहली बार विदेश आई थी। यहाँ का रहन सहन, भाषा, तौर तरीके सबसे बिल्कुल अनजान। सुबह का नाश्ता, राकेश का खाना और सारिका के लिए सूप और दलिया बनाकर 9 बजे वह तैयार हो जाती थी। ड्राइव करना उसे आता नहीं था, इसीलिए कभी राकेश खुद छोड़ जाते या कभी उसके लिए कैब कर देते। सोना के रूम में घुसते ही सारिका ने पूछा, क्या हुआ भाभी, मिल रही है क्या छुट्टी? पता नहीं, वार्डन बात करेगी। सोना भाभी ने सारिका को बताया। चलो छोड़ो, लो बेबी की फीड का टाइम हो गया है। उसने इन नन्हे गोल मटोल से प्रिंस को सारिका की गोद में दे दिया और खुद उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। आज खुद मां बनने के बाद सारिका ने पहली बार महसूस किया कि भाभी के प्यार में भी मां का दुलार ही छलक रहा था। बीता हुआ वक्त अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। कितना गलत सोचती थी सारिका सोना के बारे में। हर वक्त उसने उसे नीचा दिखाने, हंसी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर सीधी सादी सोना ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। उसकी निश्चल हंसी देखकर सारिका दंग रह जाती थी। सारिका और उसके बड़े भाई में 8 साल का अंतर था। भैया शुरू से ही शांत, गंभीर और पढ़ाकू टाइप के थे। कॉलेज के होनहार छात्रों में लोकप्रिय लेक्चरर। सारिका बिल्कुल उल्टी, चंचल, फैशनेबल, चुलबुली और अपनी हर बात मनवाने वाली थी। माँ बाप और भैया की सबसे लाडली थी। मजाल है कि भैया उसकी कोई बात टाल दे, पर उस दिन सारिका का दिल शीशे की तरह चटक गया जब वैभव ने बताया कि वह गांव की अनाथ सोना से विवाह करेगा। उसने तो पता नहीं अपने भैया की शादी के लिए क्या क्या सपने सजोए थे। भैया के लिए ऊंचे घराने की कई सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। सारिका की पसंद मम्मी पापा भी अपनी मुहर लगा देते, पर भैया, उन पर तो जैसे किसी का रंग ही नहीं चढ़ता था। 3 साल से यही सिलसिला चल रहा था। नोएडा से कुछ दूर गांव में सरकार ने नया कॉलेज खोला था और भैया को 6 महीने के डेपुटेशन पर भेज दिया था। गांव के प्राइमरी स्कूल में भैया ने सोना को पहली बार देखा था, वह भी पढ़ाते हुए। सांवले चेहरे पर मासूम सी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकती ढीली सी चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी। सादी सी सूती साड़ी में एक ही बार में वह वैभव को भा गई थी। छोटे से गांव में 2-3 बार दोनों की मुलाकात हो गई थी। वैभव उसके संस्कार और विचारों की स्पष्टता से बहुत प्रभावित था। सोना ने भी झुकी पलकों से आदर्शवादी वैभव को अपना दिल दे दिया। घर आकर जब भैया ने इस संबंध की घोषणा की तो मम्मी पापा और सारिका तीनों जैसे सख्ते में आ गए थे। सारिका को तो 440 वोल्ट का झटका लग गया था, पर वैभव अपने निर्णय पर अटल था। धीरे धीरे पापा तो मान गए, माँ को भी निराशा हुई थी, पर वे कुछ नहीं बोली। लेकिन सारिका, वह तो बिल्कुल उखड़ गई थी। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था। विवाह समाज रीति से बिल्कुल सादा समारोह में हुआ था। सारिका मुझे मन से शादी में शामिल हुई थी। सोना का स्वागत भी ठंडा ठंडा सा ही हुआ था। ससुराल में सारिका के रूप में एक छोटी बहन सहेली मिल जाएगी और वह बहुत खुश थी। सोना पर सारिका का व्यवहार देखकर उसका कोमल मन आहत हो गया था, पर उसने अपने जज्बात दिल में ही दबा लिए थे। सोना घर की जिम्मेदारियों में ऐसी रम गई थी जैसे दूध में शक्कर। सब उसके शालीन व्यवहार के कायल हो गए थे। समय बीत रहा था, पर सारिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। शादी के 7 महीने बाद ही माँ बीमार हो गई और फिर शुरू हो गया इलाज का लंबा सिलसिला। 1 साल इसी में ही निकल गया। माँ की जिद थी कि उनके सामने सारिका की भी शादी हो जाए।
सोना ने माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। अपनी नई नई शादी के सुनहरे सपनों को कोमल के रेशों की तरह फूंक मारकर हवा में उड़ाते हुए हर जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी। माँ भी तो सोना सोना आवाज देते थकती नहीं थी। सोना का जैसे जैसे घर में प्रभाव बढ़ रहा था, सारिका को लगता था मानो उसके अधिकार पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है। पापा की आंखें बहू के आगे नम हो जाती थी और वैभव ऐसी सेवाभावी जीवन साथी पाकर अपने को धन्य समझ रहा था। लेकिन छोटी बहन सारिका की नाराजगी अभी भी चट्टान जैसी कठोर थी, जिसे वह नहीं हिला सका था। सारिका ने एमए फाइनल ईयर की परीक्षाएं नजदीक थी। वह जानबूझकर घर से बेखबर होकर अधिक से अधिक समय कॉलेज में और अपनी पढ़ाई में बिता रही थी। एक दिन शाम को सोना माँ को व्हीलचेयर पर लान में घुमा रही थी। पापा और वैभव वहीं बैठकर चाय पी रहे थे। तभी पापा के बचपन के दोस्त वर्मा अंकल गेट से दाखिल हुए। और भाई, अकेले अकेले चाय पी जा रही है यार, कभी कभी दोस्तों को भी याद कर लिया करो। और भाई वैभव, कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? बढ़िया अंकल, वैभव ने वर्मा अंकल के पैर छूते हुए कहा। तभी माँ और सोना भी पास आ गए। कैसी है अब हमारी भाभी? वर्मा अंकल ने थोड़ा बैठते हुए माँ से पूछा तो माँ फीकी सी हंसी हंस दी। भैया, इस बीमारी का तो नाम ही बुरा है। अब आपको तो सब पता है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। सारिका की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाती तो मैं शांति से चली जाती। ओ भाभी, अभी ऊपर वाले के यहाँ हाउसफुल चल रहा है, आपका नंबर इतनी जल्दी नहीं आने वाला। यह सुनकर सब हंस पड़े। मैं अंकल के लिए चाय ले आती हूँ, कहते हुए सोना अंदर चली गई। लो भाभी, आपकी चिंता दूर किए देता हूँ। सारिका के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। अरे वह हमारी बनारस वाली जीजी है ना, उनकी ननद का लड़का है, खूब जमेगी जोड़ी। ऐसा सुंदर सुशील आईटी इंजीनियर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यह देखो। और वर्मा अंकल ने राकेश का फोटो आगे कर दिया। बस एक ही समस्या है, लड़का अभी एक प्रोजेक्ट पर अमेरिका गया है। हो सकता है कि हमारी सारिका को कुछ साल वहीं रहना पड़े। राकेश के आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर जैसे सब मोहित हो गए थे। पापा ने माँ को फोटो देते हुए कहा, लो दिखा देना अपनी लाडली को। सारिका की मर्जी जानना भी जरूरी है। लड़का आ रहा है अगले हफ्ते, वे लोग जल्दी शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। कहते हुए वर्मा अंकल जाने के लिए खड़े हो गए। सारिका घर में घुसी ही थी। सोना माँ को सूप पिला रही थी। दीदी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। पर सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। माँ भी समझ गई थी यह कोई नई बात नहीं है। सारिका कई बार अपने दोस्तों के सामने भी सोना के ड्रेसिंग सेंस, सीधेपन की हंसी उड़ा चुकी थी। रात को खाने के बाद माँ ने सारिका को अपने कमरे में बुलाया। देख सारिका, मेरी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है। तूने अभी तक तो हमेशा अपनी बात मनवाई है, पर आज तुझे मेरी बात पर गौर करना ही पड़ेगा। माँ ने राकेश का फोटो सारिका के आगे कर दिया। मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और वह फोटो वहीं पटक कर अपने कमरे में चली गई। क्या करूं इस लड़की का? माँ लड़खड़ाते हुए पलंग पर गिर गई। सोना ने सहारा देकर माँ को लेटा दिया और बोली, माँ थोड़ा सा वक्त दीजिए दीदी को, वे बहुत प्यार करती हैं आपसे, आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। मैं यह फोटो दीदी की टेबल पर रख कर आती हूँ। सोना ने माँ को समझाते हुए कहा। अगले हफ्ते राकेश अपनी मम्मी पापा व वर्मा अंकल के साथ घर आए थे। सारिका बिना मन से राकेश से मिलने को राजी हो गई थी। सारिका की सुंदरता और स्मार्टनेस ने सभी को बहुत प्रभावित किया। नजरें चुराते हुए सारिका भी राकेश के चुंबकीय व्यक्तित्व की ओर सहज ही आकर्षित हो गई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद अगले महीने सारिका के फाइनल एग्जाम के तुरंत बाद विवाह का मुहूर्त निकाल दिया गया। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। भैया की शादी के सारे अधूरे ख्वाब सारिका ने अपनी शादी में पूरे कर लिए थे। शादी में भैया ने पहली बार खुशी से डांस किया था। घर मेहमानों से भर गया था। सोना ने सबकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी।
और ऊपर से बीमार माँ का भी ध्यान, उसने अपने सजने संवरने का भी होश नहीं था। बहुत खुशी से उसने शादी के सारे काम निपटाए थे। विदाई के समय सारिका माँ के गले लगकर रोए जा रही थी। उसे डर था कि पता नहीं अब माँ को कब देख पाएगी। सोना, भैया, पापा सब रो रहे थे, लेकिन सारिका भाभी के गले नहीं लगी थी। राकेश की छुट्टियां समाप्त होने की थी। 2 दिन बाद ही उसकी अमेरिका की फ्लाइट थी। अमेरिका में अभी उसका मधुमास ही चल रहा था। एक दिन खबर आई कि माँ चल बसी है। 7 समंदर पार से इतनी जल्दी आना संभव नहीं था। वह माँ की फोटो गोद में लेकर बहुत दिनों तक रोती रही थी, पर राकेश के प्यार ने उसे संभाल लिया था। समय सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। जीवन अपने अपने रास्ते पर चल पड़ा था। जब भी घर की बात होती, पापा पूरे समय लक्ष्मी जैसी बहू सोना की ही माला जपते रहते और सारिका चिढ़कर फोन रख देती। और जब उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वह राकेश के गले लगकर रो ही पड़ी थी। राकेश ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम दुखी हो रही हो। नहीं राकेश, तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा यूट्रस छोटा होने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। ऐसे में 9 महीने बेड रेस्ट कैसे करूंगी? कौन संभालेगा सब कुछ? इस अनजान देश में ना कोई नातेदार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई आस पड़ोस, ना कोई नौकर चाकर और ना मेरी कोई सखी सहेली। ऐसे समय कितने दिन याद आते हैं अपनों की, यह दूर बैठा व्यक्ति ही समझ सकता है। 1 महीना तो राकेश ने घर पर ही रहकर काम किया। वह ऑफिस और घर दोनों संभालते रहे। कई बार बाहर से खाना मंगवा लेते। जैसे तैसे करते 4 महीने निकल गए। अब डॉक्टर ने सारिका को बिल्कुल बिस्तर से उतरने के लिए मना कर दिया था। वह अपनी सासू माँ को भी नहीं बुला सकती थी। उनका 1 महीने पहले ही घुटने का ऑपरेशन हुआ था। पापा और भैया को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। और सोना भाभी उनसे किस मुंह से कहती? उनको तो वह अपना दुश्मन समझती थी। पर राकेश के दिल में सोना के लिए बहुत आदर था। 1 हफ्ते बाद ही अचानक रात को भैया का फोन आया कि सोना की फ्लाइट वाशिंगटन के लिए रवाना हो गई है। सारिका एक बार तो सुन्न रह गई। यह बात सुनकर, जो औरत बनारस से बाहर कभी अकेले नहीं गई, वह पहली बार अकेली अपने देश से इतनी दूर आ रही है, वह भी मेरी खातिर। उसका मन थोड़ा सा तरल हो गया। अगले दिन जैसे ही सोना राकेश के साथ एयरपोर्ट से घर पहुंची, सारिका ने सोना का स्वागत मुस्कान के साथ किया, लेकिन अभी भी उसमें गर्माहट नहीं थी। लेकिन सोना के मासूम चेहरे पर प्यार के ही भाव थे। उसने सारिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया। तुम और राकेश अकेले परेशान होते रहे, मुझे बताया तक नहीं। चलो अब मैं सब संभाल लूंगी। और वाकई सोना के आते सब कुछ बदल गया। 8वां महीना खत्म होते ही सारिका को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया था। राकेश और सोना आनन फानन में ही सारिका को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने सारिका को देखते ही कहा कि कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें खून की ज़रूरत पड़े और हमारे ब्लड बैंक में सारिका के ब्लड ग्रुप का ब्लड आज ही खत्म हुआ है। इतनी रात को तो ब्लड मिलना भी मुश्किल रहेगा। आप किसी तरह इंतजाम कीजिए। राकेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा कि आप मेरा टेस्ट कर लीजिए, लेकिन राकेश का ब्लड ग्रुप अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने ऑफिस के 2-3 लोगों से फ़ोन पर बात की, लेकिन किसी का भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तभी सोना ने स्थिति समझते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, एक बार डॉक्टर को मेरा भी ब्लड टेस्ट कर लेने दीजिए। और किस्मत अच्छी थी, सोना का ब्लड सारिका के ब्लड ग्रुप से मिल गया था। तुरंत ही सर्जरी कर डिलीवरी करा दी गई। सोना के 2 यूनिट खून ने सारिका को खतरे से बचा लिया था। जब सारिका को होश आया और राकेश ने उसे सारी बात बताई, तो सारिका फपक फपक कर सोना से लिपट कर रो पड़ी। बरसों से दुख, ग्लानि, पश्चाताप का बांध टूट कर बह गया था। वह बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया है शायद माँ, पापा, भैया कोई भी नहीं कर पाता।
मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सोना ने उसे चूमते हुए कहा, हट पगली, इतनी खुशी का मौका है और तू रो रही है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन ही माना है। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। डॉक्टर के कमरे में आने की आहट से सारिका अचानक वर्तमान में लौट आई। हाँ तो यंग लेडी, हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपकी भाभी ने हमें आखिर कन्विंस कर ही लिया। किस्मत अच्छी थी, लेडी डॉक्टर भी भारतीय थी और सोना भाभी ने अपने व्यवहार से उनसे अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। घर पहुंची तो देखा घर पर भी भाभी ने सोठ और गोद के लड्डू, मालिश का तेल, सब कुछ सारिका के लिए तैयार कर रखे थे। पता नहीं सोना जैसी शख्सियत को किस मिट्टी से बनाया था। सेवा करते करते कभी थकती ही नहीं थी, वह भी बिना किसी सिकन के। अगले हफ्ते ही सोना का भारत लौटने का टिकट था। सारिका का दिल बैठा जा रहा था। आज सुबह से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे लगा कि सोना जो कल भाभी बनकर आई थी, उसकी मां बनकर जा रही थी और एक बार फिर मां से बिछड़ना सारिका के लिए असहनीय हो रहा था। तो दोस्तों, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।